हो गया शुरू? ओके, व्हाइट बोर्ड यूज करना है, कार्ड देने किसी और को भेजो। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएलएफ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017 शो द फॉलोइंग: टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रिक्वायर्ड, डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एडजस्टमेंट्स। तो ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके आप जो है वो इन फिगर्स को रिवाइज करें। तो इन गलतियों से पहले हमारे एसेट्स थे 2700, इन गलतियों से पहले हमारी लायबिलिटीज थी 1620 और इन गलतियों से पहले हमारा प्रॉफिट था 398। यानी एक बैलेंस शीट इन गलतियों से पहले बन चुकी थी। ये बैलेंस शीट के करंट और नॉन करंट दोनों जमा करके हैं। ये बिजनेस की करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इनकी अनएडजस्टेड फिगर्स जो है वो पोस्ट करना शुरू करते हैं। निकालें रजिस्टर। चलिए वो फॉर्मेट बना लेते हैं। वो कैमरामैन भाई गए हैं, वो उधर कैमरा नहीं कर सकते। While reviewing the draft financial statements, following matters have been noted. जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही थी ये मैटर्स नोट हुए। पढ़ें 1 मिनट लगा के। ये उठा लो। चलिए वो भाई आगे हैं, ये नोट कर लें जरा एक दफा रजिस्टर पे। स्टार्टिंग पॉइंट पहला सफा सवाल का ये होगा, अनएडजस्टेड फिगर्स। जी क्या क्या अनएडजस्टेड दिया हुआ है? एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट। जी बोले। एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, प्रॉफिट 398। तो इसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। ये पहला सफा है। दूसरा सफा रजिस्टर का खोलें, वर्किंग्स, वर्किंग वन। उनको आप टाइम दे देना 1-2 बजे का, उन्हें कहें कि आप ले लेंगे। ओके, टीएल कमेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट यकम जनवरी 2017 फॉलोइंग एट्रीब्यूट। आओ यकम जनवरी 17 पहले दिन ही। और स्टार्ट क्या कर दी? बोल देना डेवलपमेंट। डायरेक्टली क्या स्टार्ट कर दी? डेवलपमेंट। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स हैव बीन इनकर्ड अप टू द लॉन्चिंग डेट दैट इज कम अक्टूबर। अच्छा, उसने लैब बंद करने की तारीख भी फौरन बता दी। लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि लैब बंद करके आपने लैब बंद करके आपने व्हाइट कोट वाले बाहर निकाल दिए। लैब बंद करके आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया कि अब इससे चीजें बनाना शुरू करें। ये होता है कमर्शियल लॉन्चिंग। तो आपने लॉन्च कर दिया मींस वो जो एक दिन डायग्राम आपको दिखाई थी फैक्ट्री की, तो आप फैक्ट्री को एक सफा देके चले गए। असल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद क्या निकलता है? एक सफा, एक कॉपी निकलती है। और क्या होता है? कुछ चीजें तो नहीं होती। तो सफा और कॉपी और प्रोसेस बना के आप दे देते हैं कि इस तरीके से गाड़ी बनानी है, इस तरीके से ये बनानी है। तो आपने R&D करके एक सफा बना के लैब से ट्रांसफर कर दिया और लैब यकम अक्टूबर को बंद कर दिया और काम फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया। एंड कैपिटलाइज द इंटेंजिबल, और आपने कैपिटलाइज कर दिया इंटेंजिबल एसेट, और आपने कैपिटलाइज कर दिया इंटेंजिबल किसके ऊपर? 692 पे। फॉलोइंग
cost have been incurred and capitalized. पूरा 692 कैपिटलाइज कर दिया. कैसे? एज एन इंटेंजिबल. आपने इंटेंजिबल समझ के इसको कैपिटलाइज कर दिया. स्टाफ सैलरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, कंसल्टेंट फी और टोटल. तो 692 हैज बीन कैपिटलाइज्ड. One of the most critical line of the question. Following costs have been capitalized. तो आपने रॉन्ग एंट्री की है इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 692 से. स्टाफ सैलरी, तो स्टाफ सैलरी से मुराद साइंसदानों की तनख्वाह. इक्विपमेंट तो पीपीई है. कंज्यूमेबल्स, बिल्कुल ये कंज्यूमेबल्स वहां के मेन चीजें, रॉ मटेरियल वगैरह यूज हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. कंसल्टेंट से आपने फीस दी है, कंसल्टेंट को उससे काम लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं. द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट ऑन यकम मार्च 17. रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट ऑन यकम मार्च 17. इधर आए, आप इधर आए. द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर मेट ऑन ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड. रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया यकम. अच्छा, एक लाइन ऐसे करके ऐसे लगाएं जिससे मुझे पता चले कि प्रोजेक्ट पूरा कब चला है, और एक लाइन चलाएं कि यहां से यहां तक को ये करना है और यहां से यहां तक को ये करना है. लगाएं ये पढ़ने लाइन लगाएं. प्रोजेक्ट कहां से कहां तक चला है? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेल डन. प्रोजेक्ट यहां से यहां चला है, लैब इतना अरसा खुली रही है. अब दो लाइनें लगाएं, कहां से कहां तक क्या करना है और कहां से कहां तक क्या करना है. चेंज कर लें पेन. कहते हैं यहां से यहां तक प्रोजेक्ट चले, ठीक है. अब दो लाइनें लगाएं, यहां से यहां तक क्या चला है? क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ, तो इसका नाम क्या रखेंगे? बुरी डेवलपमेंट. ये कौन सा महीना है? जनवरी और फरवरी. आगे चलें. एक्सेलेंट, जाएं बैठ जाएं. वेल डन. एक प्रेशर सा आ जाता है बंदे का इधर आके, भाई ने कोई टेंशन ही नहीं ली. तो रेड लाइन शो कर रही है मेरी फुल प्रोजेक्ट लाइफ को, और ब्राउन लाइन ने इस फुल को दो में स्प्लिट कर दिया है. यकम जनवरी को डेवलपमेंट शुरू हुई, रिसर्च हुई नहीं. यकम जनवरी को लैब खुली, यकम अक्टूबर को लैब बंद होगी. ये मेरी एक लाइन बनी. जनवरी से लेकर मार्च तक बुरी डेवलपमेंट चलती रही, और फिर मार्च से अक्टूबर तक. अब साबित यह हो गया कि टोटल प्रोजेक्ट कितने महीने चला? 9 मंथ्स. टोटल प्रोजेक्ट चला 9 मंथ्स. इसमें से अब डिवाइडेड बाय 9 कर लें जिन भी चीजों को करना है. ये असल में कॉन्सेप्ट होता है. डिवाइड बाय 12 टूल वाला चक्कर नहीं है स्टैंडर्ड में. डिवाइडेड बाय 9. इसमें से 2 मंथ्स एक्सपेंस और 7 मंथ्स कैपिटलाइज्ड. अब द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन दिस डेट. ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड. यानी डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं. यानी मतलब इस लाइन का मतलब ये था कि इसको डिवाइड बाय 9 करोगे तो एक महीने की कॉस्ट निकल आएगी. एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वाज परचेज स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 17. इक्विपमेंट थोड़ा लेट खरीदा, नहीं सॉरी, इक्विपमेंट भी पहले दिन ही खरीद लिया था. इक्विपमेंट के बारे में ये बता रहा है कि इक्विपमेंट इवनली नहीं इनकर हुआ. एसी और बिजली के बिल में क्या फर्क है? एसी किसी एक वक्त पे खरीदा जाता है और बिजली का बिल किसी अरसे से रिलेट करता है. किताब खरीदना और कॉलेज से सर्विसेज लेना, इनमें फर्क है. किताब खरीदने के लिए आपको एक दिन आना पड़ता है और कॉलेज से सर्विसेज लेने के लिए आपको कई दिन आना पड़ता है. मीटर लगवाना वापडा का और बिजली इस्तेमाल करना, मीटर किसी एक दिन लगता है, बिजली आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होती है. इक्विपमेंट किसी एक दिन खरीदा है, स्टाफ को सैलरीज 9 महीने दी हैं. भाई आइडेंटिफाई किया करें कौन सी कॉस्ट एज ऑन इनकर की है और कौन सी कॉस्ट फॉर द पीरियड है. ये कॉस्ट पूरे 9 महीने की है, ये कॉस्ट पूरे 9 महीने की है, ये कॉस्ट पूरे, ये तीनों कॉस्ट फॉर द पीरियड है, और ये पेमेंट यकम जनवरी को है. ये तो मैं वैसे ही आपको जरा बता रहा हूं. ये
ये और ये और ये फॉर द पीरियड हैं। ये क्या है? फॉर द पीरियड। और ये पेड ऑन 1 जनवरी 17। ये तो इक्विपमेंट और पैसे दे के खरीद लिया होगा। इक्विपमेंट तो नहीं आहिस्ता आहिस्ता खरीदा होगा 9 महीने में, थोड़ा थोड़ा करके। इक्विपमेंट ही तो नहीं है। तो ये कॉस्ट फॉर द पीरियड है। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम ओरिजिनल एंट्रीज करते हैं। ओरिजिनल एंट्रीज करने में मेरे ख्याल से 30 रुपए, 90 रुपए, 212 की अलग अलग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। 30, 90 और 212 को पकड़ के इकट्ठा ही ले लें। 30, 90 और 212 को पकड़ के इकट्ठा ले लें जी। कितना कैश पे किया? 30, 90 और 212, टोटल 332। इसमें से कितना एक्सपेंस में डाल दें और कितना इन टेंजेबल में डाल दें? करें जी। 332 में से कितना एक्सपेंस में डालना है, कितना इंटेंजिबल में? क्या करें माय डियर? 332 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 और 332 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये 2 कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी। और 7 मार्च से सितंबर। जी 74, 258। जी लैब इक्विपमेंट पीपीई डेबिट कितना? 360। अब कितनी एंट्रीज रहेगी? वही दो, एक डेप्रिसिएशन की, लैब इक्विपमेंट की, और इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन की। क्लियर? बताएं जी डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होगी लैब इक्विपमेंट की? लैब इक्विपमेंट कितना अरसा इस्तेमाल हुआ है? लैब इक्विपमेंट खरीदा कब है? ये कम जनवरी फरवरी किस फेज में इस्तेमाल हुआ? जनवरी फरवरी किस फेज में इस्तेमाल हुआ, मेरा ये सवाल है। बुरी डेवलपमेंट में। जनवरी फरवरी किस फेज में इस्तेमाल हुआ? बुरी डेवलपमेंट में। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर किस फेज में इस्तेमाल हुआ? अच्छी डेवलपमेंट में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर किस फेज में इस्तेमाल हुआ? आइडल पड़ा रहा लैब के अंदर, या किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ होगा, उसका हमें पता नहीं। तो प्रोबेबली आइडल पड़ा रहा लैब के अंदर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर को तो पता नहीं किस काम में इस्तेमाल हुआ है। लैब इक्विपमेंट तो लैब में ही पड़ा रहा होगा ना। लैब इक्विपमेंट तो लैब में ही पड़ा रहा होगा। तो ये इक्विपमेंट आपने खरीदा है लैब के लिए। ओके असल में ना, अगर आपने इसकी डिडक्शन निकालनी होती है ना, तो अकोमोडेशन के ब्रैकेट में निकाल दिया करें, क्योंकि अकोमोडेशन को हमेशा फुल हिट पढ़ना है, याद रखिएगा। उस फुल हिट के बाद डेबिट दो चीजों को पढ़ता है। कितना इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ किस पर्पस के लिए। अकोमोडेशन को फुल हिट मारें, कॉस्ट बोलें 360 डिवाइडेड बाय 5। ये कितने हिस्से की अमोर्टाइजेशन है? पूरे साल की। और हमने खरीदा भी कब है? साल के पहले दिन जी 72। इसमें से हिट मारें थोड़ा सा इंटेंजिबल को और थोड़ा सा हिट मारें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को। दोनों को थोड़ा थोड़ा हिट मार दें जी। इंटेंजिबल होगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। और डेप्रिसिएशन में जाएगा जनवरी फरवरी और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
बारिश हो रही है? क्या दुआ है बारिश की? चलो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बताएं जल्दी से। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यिब स्वाद, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, इसमें हमारे लिए नफा अता फरमा। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 7। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय 12 इंटू 5। 5 में कौन से महीने? बुरी डेवलपमेंट वाले 2 और आइडल पड़ा रहा इक्विपमेंट उसके वाले 3। जी ओके। ये सारी हमारी ओरिजिनल एंट्रीज नहीं अभी पूरी हुई, अमोर्टाइजेशन रहेगी ना। पता नहीं, वैसे मेरे ख्याल से तो हमारे साथ मुकम्मल नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो पता नहीं अमोर्टाइज करने हुआ है मुकम्मल। किस दिन मुकम्मल हुआ है? 1 अक्टूबर को, अप टू लॉन्चिंग डेट। और फिर लाइफ भी दी होगी। ऑल कॉस्ट हैव बीन, अच्छा यूजफुल लाइफ इज 10 years। हाउएवर वी हैव नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन, लेकिन अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की। फिलहाल चले हम तो करें ना ओरिजिनल एंट्रीज करते हुए। अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड accumulated amortization क्रेडिट। जी बोलें। कॉस्ट 250 प्लस 42 एग्जैक्ट 300 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3/12 7.5। amortization debit, accumulated amortization credit। आप बताएं जी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? हमने पूरे 692 को इंटेंजिबल में डाल दिया है। तो याद रखिएगा फिर इक्विपमेंट को 5 साल पे डेप्रिशिएट नहीं किया होगा, क्योंकि इस इक्विपमेंट को भी इंटेंजिबल बना दिया है और इंटेंजिबल को अमोर्टाइज किया नहीं। ये किसी के जहन में ना आए रॉन्ग एंट्रीज करते हुए कि मैं 360 को डिवाइडेड बाय 5 अकाउंटेंट कर चुका है और डेप्शन में डाल चुका है। किसी के जहन में ये आ सकता है कि 360 डिवाइडेड बाय 5, तो उसने रॉन्ग एंट्री कर ली होगी डेप्शन डेबिट पूरे 72 से, अकाउंट डेप्शन क्रेडिट पूरे 72 से। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं सोचना। ये एंट्री नहीं हुई। ये एंट्री इस वजह से नहीं हुई कि जब इक्विपमेंट एज अ पीपी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो फिर डेप्शिट कैसे हुआ होगा? इक्विपमेंट भी उल्टा रिकॉर्ड हो गया एज एन। तो ये जब 692 पूरा का पूरा इंटेंजिबल में पड़ा है तो इंटेंजिबल आगे अमोर्टाइज नहीं हुआ। क्लियर? अब ये 692 याद रखें, ये वाला है, ये जो कैश में आपको नजर आ रहा है 692। कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। ये 692 ये वाला है, यही वाला है ना। इन तीनों को हमने जमा करके रखा था और ये फिर ये अलग से उठा के ले गए थे, तो यही है ना 692। और कौन सा है?
तो these have been following attributable cost have been incurred and capitalized. तो ये पूरा 692 कैपिटलाइज हो गया भाई। तो इनके ऊपर अब मेरे पास जगह नहीं है लिखने की ओरिजिनल एंट्रीज, ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं और इसके बिल मुकाबिल रॉन्ग एंट्री एक ही हुई है। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना 692। भाई ये पीछे जो हजरात काम करें इनको कहीं जरा आहिस्ता बोले, इधर किसी को बताएं आप फिर, क्योंकि मैंने उधर जाना है। जी अब 1-2 मिनट के लिए आप लोग रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं करेंगे पेपर में, इसका तो टाइम नहीं होगा। 1-2 मिनट लगा के मुझे बता दें यहां पोस्ट कैसे होनी है। अब ये थोड़ा सा सोच लें, प्लान कर लें, बताओ ना कितनी फिगर पोस्ट होनी है, कहां पे, एसेट्स में कितनी फिगर जानी है, लाइबिलिटीज में कितनी जानी है। जी हाँ जी बोल लें, जी हाँ जी बोल लें। अच्छा जी, ऐसे सवालों में बेहतर तरीका यह होता है कि इसको काट कर यहां आप लिख लें पीपीई अकोमोडेशन की जगह, और इसको काट कर आप लिख लें इनटेंजिबल। अब ताकि अकोमोडेशन और अकोमोडेटिव अमोर्टाइजेशन कंफ्यूज ना करे। अब इनटेंजिबल रिकॉर्ड होना चाहिए था, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अब इसी सफ़े पे यानी कि 1 लिख के, ऐसे फुट नोट्स नहीं होते, 1 इनटेंजिबल। इनटेंजिबल हिट होना चाहिए 258 प्लस 42 माइनस 7.5। टू 90 वर्सेस 692। इनटेंजिबल को बढ़ना चाहिए था 258 से, बढ़ना चाहिए था 48 से, और कम होना चाहिए था 7.5 से। ओवरऑल इंटेंजिबल में 292 जाना चाहिए था, लेकिन 692 चला गया है। अब क्या करें? डिक्रीज इन इंटेंजिबल्स। हाँ जी 399.5 डिक्रीज कर दें इंटेंजिबल 399.5 से। इंटेंजिबल में कितना हिट पड़ा और कितना पड़ना चाहिए था, वो तो बच्चों वाली एंट्री होती है, 2 एंट्री सामने रख के ओरिजिनल रॉन्ग को रेक्टिफाइंग बना, तो बड़े हो गए हैं। अब ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनला है। इस ओरिजिनले में से ढूंढे इंटेंजिबल डेबिट होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन खाली डेबिट हुआ 692 से। और अगला काम क्या करें? अगला काम ये करें कि इसको काट दें, क्योंकि आप लोगों को काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस डेटे को हमने सवाल में यूज कर लिया है। इसको काट दें क्योंकि इस डेटे को हमने सवाल में यूज कर लिया है। आगे चलें।
अब एक्सपेंस, आप लोग क्यों पीपी पे चले गए थे माय डियर? एक्सपेंस 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 एक्सपेंस, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस 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 वर्सेस, हाँ वर्सेस जीरो। अकाउंटेंट ने कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है? जीरो। तो फुटनोट 2, एक्स पेंस कितने से बढ़ना चाहिए था? 74। और कितने से बढ़ना चाहिए था? 30। और इज इक्वल टू 111 पॉइंट वर्सेस जीरो लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है। ये फुटनोट 2 हो गया, ये मेन पेज के ऊपर आएगा। एक्सपेंस, यहां लफ्ज आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज का, बताएं? डिक्रीज इन, इसको नहीं, डिक्रीज इन प्रॉफिट रहने दें, आवाज इस तरह लिखते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रॉफिट, will result in decrease in profit. खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब क्या करें? क्या करें भाई? ऐसे तो ना बोला करें ना, इसको काट देना। सिक्के वाली पेंसिल लेके जाइएगा पेपर में, सिक्के वाली पेंसिल से बेशक काटते रहिएगा। बाद में फिर मिटाना पड़ेगा रबड़ से। अच्छा आगे चलें, आगे क्या नजर आ रहा है? पीपी तो क्यों नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे पीपी, आप लोग पीपी चढ़ा हुआ दिमाग पे, मुझे कैश नजर आ रहा है। आगे आगे क्या नजर आ रहा है? कैश। कैश 332 और 360 से क्रेडिट हुआ, और अकाउंटेंट ने भी। भाई जिंदगी में कभी कैश को रेक्टिफाइंग एंट्री में ना लाइएगा। अगर कैश को आप रेक्टिफाइंग एंट्री में ला रहे हैं तो मतलब ये कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं, आपने कोई गलती की है। कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। इधर मैं वर्सेस भी नहीं लिख रहा, बस कट गया, कैंसिल हो गया। कैश कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 692 से। कितने से हो गया? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शौक पूरा कर लें। क्या रह गया? पीपीई कितने से बढ़ाएं, कितने से कम करें? वर्सेस जी क्या लिखूं? इंक्रीज इन पीपी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बाय 288। अच्छा कोई ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री बता सकते हैं? ये भी चल जाती होती है कभी कभी, हर लाइन आइटम हिट किए बगैर ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी है? ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री बनी है एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट, पीपी डेबिट। एंट्री करके देख ले, मैच करी होगी। एक्सपेंस डेबिट, बड़े हो गया ना, अब अकाउंटेंट बन गया, जरा देखें चीजें इस तरह होती हैं। असल में रेक्टिफाइंग एंट्री हमने डायरेक्ट पोस्ट की है, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री करते और पोस्ट करते बहुत टाइम लग जाता। हमने काट काट के एंट्री पोस्ट कर दी है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री अगर करनी है, वो जो ओरिजिनल रॉन्ग के बाद रेक्टिफाइंग आप लिखते होते हैं, रॉन्ग का मतलब होता है जो अकाउंटेंट ने किया, रॉन्ग का मतलब रॉन्ग। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी? इंटेंजेबल में एक्सपेंस, पता नहीं आ गया। इंटेंजेबल क्रेडिट 399.5, क्या बन गई रेक्टिफाइंग एंट्री? इंटेंजेबल क्रेडिट 399.
5 और पीपी डेबिट 288 और एक्सपेंस डेबिट, ये डबल एंट्री टैली करके ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। लेकिन हमने रेक्टिफाइंग एंट्री करनी थी या इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शो करना था? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। आगे चलें। पॉइंट नंबर 2, देखिए होना तो चाहिए लेकिन अब जो है वो है ना, अब क्या किया जा सकता है, अब तो उनसे पूछा जा सकता है बात। अच्छा जी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IS 2 पढ़ा हुआ है इन्वेंट्रीज वाला? किस में पढ़ा हुआ है? PRC में पढ़ा हुआ है या FR1 में पढ़ा हुआ है? PRC में पढ़ा। चले खैर है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट IS 37 की है, ये एडजस्टमेंट IS 37 की है, ये IS 2 की है, लेकिन कोई नहीं, IS 37 की भी कर लेते हैं, हमने पढ़ा नहीं हुआ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पता चला, इसका मतलब है ये एंट्री अकाउंटेंट भूल ही गया है। अब इसमें उसने कोई रॉन्ग एंट्री नहीं की, डायरेक्ट जो ओरिजिनल एंट्री है वही रेक्टी। आफ्टर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चला क्लेम ऑफ 20 वाज लॉज्ड बाय अ कस्टमर। क्या मतलब होता है इसका उर्दू में? क्लेम ऑफ 20 वाज लॉज्ड बाय कस्टमर। कस्टमर ने 20 मिलियन मांगा है, हमारे खिलाफ केस किया है, किसी कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस किया। IS 37 कोर्ट केसेस को डील करता है। A claim of 20 million was lodged by a customer for supplying defective units. हमने उसको डिफेक्टिव यूनिट्स बेचे थे, किस साल? हमारे साल। उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया 20 मिलियन का। मिसाल के तौर पे हम गाड़ियां बेचते हैं, हमने ऐसी गाड़ियां बेची जिनके एक्सीडेंट्स होने लगे मार्केट में, तो कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दी। और लॉयर से डेट हमारे केस हारने का चांस ज्यादा है, 80% हम नहीं लिया करेंगे। हम 80% का मतलब हुआ करेगा ज्यादा, 70% का मतलब हुआ करेगा ज्यादा, 60% का मतलब हुआ करेगा ज्यादा। ये 80% वो नहीं हुआ करेगा जो 20 को 80% से मल्टीप्लाई करना है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम किस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे? IS 37 में। अभी 80% को अंडरलाइन करके ज्यादा, केस हारने का चांस क्या है? ज्यादा। आप बताएं मैं लाइबल फील करूं उसकी तरफ या ना करूं, क्योंकि लॉयर ने कह दिया केस हारने का चांस बहुत ज्यादा है। बताएं मैं लाइबल फील करूं या ना करूं? बहरहाल ये सारी चीजें हम किस स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे? IS 37 में। फिलहाल केस हारने का चांस ज्यादा है और अगले ने हमारे खिलाफ केस कर दिया है। अब एंट्री बता दें 20 मिलियन की क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट, वेल डन, एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट पेएबल। अ क्लेम वाज लॉज्ड या क्लेम वाज सेटल्ड? लॉस का क्या मतलब है? हमारे खिलाफ किया उसने, मैंने पेमेंट भी कर दी है। लॉयर का ख्याल है बहुत ज्यादा चांस है हम हारेंगे, द चांस दैट क्लेम वुड सक्सीड इज 80%। हम हारेंगे, हार गए हैं, पेमेंट कर दी है, तो फिर कैश तो ना बोले ना, तो फिर पेएबल। अब एंट्री बताएं, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। कर दें एंट्री, इसकी पूरी एंट्री एक ही दफा कर दें, छोटी सी एंट्री किताब के ऊपर ही लिख लें, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और IS 37 आगे लिख लीजिएगा। अच्छा, पेएबल के साथ ना स्लैश प्रोविजन कर दीजिएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, ये आप रिवीजन करेंगे ना जब IS 37 के बाद आखिरी दिनों में, फिर आपको ये प्रोविजन का लफ्ज समझ आएगा। आप कहेंगे अच्छा अच्छा प्रोविजन, प्रोविजन हम लाइबिलिटीज के लिए लफ्ज यूज करेंगे IS 37 में। फिलहाल अपने समझने के लिए पेएबल लिख दें और ब्रैकेट में प्रोविजन लिख दें, ताकि लास्ट रिवीजन में आपको प्रोविजन का लफ्ज ज्यादा अच्छा लगे। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। बताएं जी क्या करूं? एक्सपेंस डेबिट कहां करूं? प्रॉफिट कम कर देते हैं, कितने से? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, कोर्ट केस।
जी आगे चलें। पढ़ें जी आगे। जी बोले। ठीक है, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, लड़ें, इससे एनआरवी निकाल। After preparation of draft financial statements, sorry, नीचे at year end, 8 units of this product were included in our stock at cost. ये यूनिट स्टॉक में पड़े होंगे, ये उसको बेचे होंगे जिसने हमारे खिलाफ केस किया, या ये उसके अलावा होंगे? ये उसके अलावा होंगे। उसको जो बेच दी उसने तो हमारे खिलाफ केस कर दिया, उनमें मसला निकला। ये तो वो हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट वर इंक्लूडेड इन आवर स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख पर यूनिट। मिसाल के तौर पर कोई लैपटॉप से फर्ज कर लें तो 800 हमारे पास लैपटॉप पड़े हैं 1.5 लाख रुपए वाले। कुछ कोई चीज़ जहन में सोच लिया करें, मिसाल समझना आसान हो जाता है। ऑल दीज यूनिट्स हैव द सेम डिफेक्ट्स, और जब पता चला कि इन सब में भी वही मसले हैं, अब आगे किसी को बेचेंगे तो फिर मसला होगा और कोई हमारे खिलाफ केस करेंगे। नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज 2 लाख। 1.5 लाख रुपए का हम लैपटॉप बाहर के मुल्क से मंगवाते थे और पाकिस्तान में 2 लाख रुपए का बेचते हैं। अब पता चला है कि उन सब के अंदर जो है वो कोई ना कोई डिफेक्ट है। TL has already committed to sell 3000 units to Jamal Enterprise at a price of 2,20,000 यूनिट। उसमें से जमाल एंटरप्राइज से ऑलरेडी हम वादा कर चुके हैं कि तुम्हें 2,20,000 रुपए पर यूनिट बेचेंगे। जमाल एंटरप्राइज को मार्केट प्राइस से इसलिए ज़्यादा बेच रहे हैं कि जमाल एंटरप्राइज ने एकदम 800 में से 300 खरीद लिए, तो बल्क क्वांटिटी पे तो डिस्काउंट मिलता है, तो जमाल को क्यों महंगा बेच रहे हैं? और जमाल क्यों दीवाना है कि वो चीज़ जो हम नॉर्मली बाजार में 2 लाख की बेच रहे हैं वो हमसे 2,20,000 की ले रहे हैं? जमाल क्यों ऐसा कर रहा है? नहीं, डिफेक्ट तो उसे पता ही नहीं थे। वो डिफेक्ट होते तो फिर तो वो 2,20,000 क्या 2 लाख भी नहीं देना था उसने। हमने ऑलरेडी कमिट कर लिया हुआ है जमाल से कि 2 लाख। मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस सेंस की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का हम बाजार में बेच रहे हैं, तो जमाल क्यों 2,20,000 के 300 लेने को तैयार हो गया? जो जमाल को मिल नहीं रहे होंगे कहीं से 300 इकट्ठे, हमारे पास ही ये लैपटॉप होगा। यही वजह हो सकती है, मुझे तो यही समझ आ रही है और कोई है नहीं। किसी दुकानदार के पास कोई चीज़ जो है, समोसा 100 रुपये का मिल रहा है, अब आपने उसको कहा यार मुझे समोसे जो है वो 200 चाहिए, उसने कहा जी सर जी 200 समोसे तो बड़ा टाइम लगेगा, और आपने कहा यार 110 रुपये ले लो यार प्लीज़ दे दो मुझे 200 समोसे, मैं कहीं और नहीं जा सकता। आप नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा देंगे, फिर आपको मिल ही नहीं रहे कहीं से, तो आप क्या करें, मजबूरी है आपकी। तो ये तो वैसे ही मैंने एक बात की आपसे, अकाउंटिंग की बात नहीं थी। तो ठीक है, जमाल से ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी है 2,20,000 पर यूनिट। TL has estimated 80,000 per unit would be incurred to remove the above defect। ऊपर वाला डिफेक्ट रिमूव करने के लिए 80,000 पर यूनिट लगेंगे। फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 1,30,000 टन। ये आपने सवाल किया हुआ R1 में या नहीं किया था? नहीं किया होगा, ये किया था, ये वाला हिस्सा नहीं किया था। ओके, TL has estimated 80,000 per unit would be incurred to remove the above defect। Further, each defective unit can be sold for 1,30,000 in current condition। अच्छा, ये जो है ना 800 में से 3 कमिट हो चुके हैं कि बेचने हैं, तो बेहतर है कि कमिट वालों के केस में आप ये ना सोचें कि करंट कंडीशन में भी बिक सकते हैं, क्योंकि जो कमिट कर दिए हैं बेचने हैं वो फिर आप 1,30,000 का नहीं बेचेंगे, क्योंकि कमिट उससे 2,20,000 का किया है, और 2,20,000 का बेचने के लिए आपको डिफेक्ट रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके पास 800 में से 500 बकाया पड़े रह गए हैं, उसमें आपके पास चॉइस है। चॉइस नंबर 1 उसमें आपके पास यह है कि आप उनको करंट हालत में 1,30,000 का बेच दें, या उनको रिपेयर करा के बेच दें। अच्छा, NRV में भी ना
दो ऑप्शंस आ गई। अब ये जो एनआरवी में दो ऑप्शंस आ गई, इसमें जरा जहन में रखिएगा, वो ऑप्शन लेंगे जो हायर है। मैं ये नहीं कह रहा कॉस्ट एनआरवी में से हायर लेनी है, कॉस्ट एनआरवी में से लोअर ही लेंगे, लेकिन एनआरवी में अगर दो ऑप्शंस आ गई तो उनमें से हायर लेंगे। इसकी एक आसान सी मिसाल, आपने 50 रुपए की बोतल खरीदी है, अगर आपने इसी मोहल्ले में बेचनी है तो 60 रुपए की बिक जाएगी, इसी मोहल्ले में बेचनी है तो 60 रुपए की बिक जाएगी। और अगर आपने साथ वाले मोहल्ले में बेचनी है तो वहां 65 की बिकेगी, लेकिन 2 रुपए उस पर कॉस्ट टू सेल होगी। आप बताएं खरीदी कितने की? 50 की। अगर इसी मोहल्ले में बेचनी है तो कितने की बिकेगी? 60 की। अगर दूसरे मोहल्ले में बेचनी है तो 65 रुपए की बिकेगी और 2 रुपए कॉस्ट टू सेल होगी। पता नहीं दो बोली थी मैंने, 3, 2 रुपए कॉस्ट टू सेल होगी। तो 65 माइनस 2, आप बताएं आप 60 पसंद करेंगे 63 पसंद करेंगे, इसी मोहल्ले में बेचना पसंद करेंगे दूसरे में? तो डिसीजन मेकिंग का रूल यह है कि जब दो ऑप्शंस हो दोनों में से हम ज्यादा फिजिबल चूज करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट और एनआरवी में से हायर लेनी है, मैं ये कह रहा हूं जिंदगी में कभी आपको दो एनआरवीज दी हो तो उनमें से हायर लेना है। ये IS2 में पता नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ये एक जनरल सेंस की बात है कि दोनों में से हायर ऑप्शन लेनी बेहतर है। अच्छा, कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं कि एनआरवी का फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू रिपेयर एंड माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू रिपेयर की जगह स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है कॉस्ट टू कंप्लीट, लेकिन अगर डिफेक्टिव यूनिट है तो कॉस्ट टू कंप्लीट की जगह लफ्ज बोला जा सकता है कॉस्ट टू रिपेयर। अच्छा, अब मुझे बताएं जमाल के अलावा वाले यूनिट्स, जमाल वाले यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, जमाल के अलावा वाले यूनिट्स में अगर मैं एज इट इज बेचूं तो कितने के बिकेंगे? तो 130 इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और अगर मैं रिपेयर करा के बेचूं तो 2,20,000 तो जमाल वाला ना, तो 2,00,000 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट। व्हाट इज 2,00,000 माइनस 2,00,000 माइनस 80? 120। क्या पसंद करेंगे? रिपेयर करा के 1,20,000 का बेचना पसंद करेंगे या रिपेयर कराए बगैर 1,30,000 का? तो बाकी वाले जो यूनिट्स हैं बेहतर है उनकी एनआरवी इस तरह निकालें, लेकिन हम आपको पूरी कैलकुलेशन शो कर देते हैं, हम ऐसे जबानी कलामी बातें नहीं करते, हम आपको पूरी कैलकुलेशन शो कर देते हैं। जी भाई, नमाज तो अभी तो 12:30 है, आप 1:30 कॉलें कर जल्दी जल्दी। अच्छा, करें। यूनिट्स कितने हैं? 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स में से 300 कौन से हैं? बेचने हैं, कमिट कर चुके हैं जमाल को बेचने हैं, इनकी कॉस्ट बोलें। नहीं, वो तो कमिटेड टू सेल, मतलब ये कि स्टॉक में पड़े हुए ना, ये तो बिके ही नहीं। बड़ी बड़ी बात देखेंगे। एट ईयर एंड 800 यूनिट वर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 17 799 800। देखो कितनी जल्दी मैंने गिन लिया। ये 800 मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं और हमने कमिट कर लिया कि जमाल को बेचेंगे, तो बेचना तो अगले साल ही है, इसलिए हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं। स्टॉक को तो एनआरवी टेस्ट से गुजारेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट? 300 इंटू 1.5 लाख रुपया, रुपीज इन मिलियन में बताइएगा। जो जवाब आ रहा है उसे डिवाइड करें 1,000,000, इसको मिलियन कहते हैं। जो जवाब आ रहा है उसे 1 मिलियन से डिवाइड करें। 45,000 तो नहीं ना, 45 मिलियन। तो 45 मिलियन का स्टॉक हमारे पास पड़ा है। इसकी एनआरवी, जमाल वाले की एनआरवी जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। ये ECR मैंने फिर लफ्ज नहीं निकाला, पूरा ही लिखेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। बहरहाल ये लफ्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप ब्रैकेट में प्लस माइनस करके भी पेपर में लिखाएंगे तो काफी होगा। व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? नहीं, क्वांटिटी पहले। 300 ज़रब 2,20,000 और 300 ज़रब 80,000 इज इक्वल टू 40
So loss, NRV loss is 3 million. Next, remaining 500 इनकी कॉस्ट जी 75 million. NRV ऑप्शन 1 एज इट इज, जी बोले, एज इट इज, जी बोले 65. ऑप्शन 2 आफ्टर रिपेयर। जमाल 2,20,000 का लेगा ना, आम लोग तो 2 लाख का ही लेंगे जी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस estimated selling price 500 into 2 लाख जी, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर जी, जी 60. सो एनआरवी लॉस निकालते हुए क्या करें, किसको किससे कंपेयर करें? 65 और 60 में से हायर लें, 65 और 60 में से हायर लें। व्हाट इज हायर? 65। बेहतर है कि कैसे बेच दें? बेहतर है कि कैसे बेच दें? हाँ, अच्छा, इसमें मैनेजमेंट की टेंशन नहीं देखनी कि मैनेजमेंट कहती है मैंने ऑप्शन 1 की तरफ जाना है, 2 की तरफ जाना है। बस वो जो जो सब है दोनों करके देखें क्या बेहतर ऑप्शन है। तो एनआरवी लॉस निकालें 75 वर्सेस 65 और इधर भी एनआरवी लॉस निकालें। आ, 45 वर्सेस 42 कितना निकल आया? 3 और इसका 10 और टोटल 13 मिलियन का लॉस निकल आया। फोन तो कोई मसला नहीं। अच्छा, वो शेड लगा हुआ है, बंद कर दो। ओके, एनआरवी लॉस की एंट्री कर दें। एनआरवी लॉस की एंट्री कर दें। हाँ, ये सही है। क्या क्या गलती की थी आप बताएं। हाँ जी, क्या गलती की थी कैलकुलेशंस में? कोई बताए ना अपनी गलती जो आप लोगों ने की थी। पहले वाला सही था, दूसरे वाला नहीं। ठीक है, ये इतनी स्लो सी है। एंट्री बोले भाई 13 मिलियन की। क्या एनआरवी लॉस एंट्री बोले? चले एंट्री बोले ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री होती है एनआरवी लॉस की। एनआरवी लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में नहीं जाता, वो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देता है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। करें एंट्री एनआरवी लॉस की। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कितने से? 13 से, और इन्वेंट्री क्रेडिट 13 से।
वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। ये वर्किंग नंबर हमारी, अगर वो रॉन्ग एंट्री वाली वर्किंग 2 थी तो ये फिर वर्किंग नंबर 3 है। चलें जी, पेज नंबर 1076, क्वेश्चन नंबर 17। अभी उधर ही रखो, नोट करें, कर लिए? ले आओ, जल्दी करें जी, 1-2 मिनट लगाएंगे। क्वेश्चन 17 का पॉइंट 1, पेज नंबर बताएं किताब का जहां पे रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप वो पेज खोल लें और क्वेश्चन यहां से देख लें। क्वेश्चन मेरे वाला खुला हुआ है, आप वो पेज खोलें, छोड़ें नोट्स, सफारी कर दें नोट्स को। पेज नंबर बताएं। 1028। चलें पहले सवाल पढ़ें, फिर 1028 पेज देखें। 1028 अपना खोल के रखें। मैं कह रहा हूं 1028 खोल के हमें समझ आएगी चीज। ये वाला सफा तो खोल ही रखे ना। क्वेश्चन 17 मैंने आपके लिए खोला हुआ है। कल कर लेंगे वेबसाइट कॉस्ट्स, फिर उसके सवाल शुरू करेंगे कल। दिन का मैं 4 दिन है, 4 दिनों में कैसे वाइंड अप होगा ये 38? मुश्किल है। पढ़ लिया? चलें वो पेज खोल के देखें कौन सी रिसर्च है, कौन सी डेवलपमेंट है और क्या करना है इसका। होमवर्क में यही सवाल करते हैं, अभी होमवर्क नहीं हम आपको दे रहे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पर्टेन टू एम्यूज लिमिटेड।
इन 2020 हमारा साल, पिछला साल, in 2020 AL started development of a new product. The recording criteria for capitalization of internally generated intangible was met on हमारा साल। इसका मतलब है पिछले साल जो कॉस्ट हुई वो गई खर्चे में, हमारे साल से रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ है। On this date AL started development of a plant which completed in 3 months. It is a pilot plant for testing the new product. It is a pilot plant for testing a new product. It is a pilot plant for developing a new product. On this date, दूसरी लाइन से, on this date EL started development of a plant. It is pilot plant for testing the new product and not a scale economically feasible for commercial production. इसने एक पायलट प्लांट बनाया है जिसको बनाने में 3 महीने लगे हैं। AL incurred cost of 3 and 7 million on design and construction of plant. AL incurred कितना? 3 and 7 on design and construction of plant, which is not of a scale कि economically feasible हो इनसे चीजें बनना। ये जो इसकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन है ना, ये हुई है, अल्लाह आपका भला करे, 3 महीने में। 3 महीने में भी पायलट प्लांट बनाए। पायलट प्लांट लैब में बनता है और लैब में बन के जाते हुए एंड पे स्क्रैप हो जाता है। पायलट प्लांट फैक्ट्री में शिफ्ट नहीं होता। पायलट प्लांट मैंने कहा था डेवलपमेंट का खर्चा है, पायलट प्लांट बनने में 3 महीने लग गए। AL incurred rupees 3 and 7 million design and construction. AL expects to operate the plant for 2 years. 2 साल पायलट प्लांट इस्तेमाल होता रहना है। पता नहीं लैब में, ये शायद होंडा एटलस कार की बात हो रही है, क्योंकि 5 साल तो गाड़ी का मॉडल बनाने में होता है, जहाज बनाना उसकी R&D 10 साल चलनी हो। 2 साल तो पायलट प्लांट लैब में ऑपरेट होते रहना है। इस साल लैब में ऑपरेट होके पायलट प्लांट का खर्चा हुआ है 5 मिलियन। बस। The design, construction and operation of pilot plant is a development activity. So these all will be capitalized. खत्म, लिखें जी। हाँ जी, यही तो बात की थी मोहतराम, लेक्चर के पहले दूसरे दिन ही तो ये बात कर ली थी कि पायलट प्लांट लैब में बनता है, लैब में इस्तेमाल होता है, लैब में स्क्रैप होता है, ये इस काबिल नहीं होता कि इकोनॉमिकली चीजें बना सके, तो ये पीपीई नहीं है। मैंने कहा था कि ये टचेबल है, ये टचेबल है, ये टेंजेबल है, ये टच हो सकेगा पायलट प्लांट, लेकिन ये इंटेंजेबल्स में आते, क्या करें। इस पायलट प्लांट की कॉस्ट को डेवलपमेंट फेज के खर्चे के तौर पर कैपिटलाइज करना है। इस पायलट प्लांट की 100% वही हकीकत है जो भी पिछले सवाल में साइंसदानों को दी हुई सैलरीज, कंज्यूमेबल्स और कंसल्टेंट फी की हैसियत थी। हालांकि सैलरीज, कंसल्टेंट फी और कंज्यूमेबल हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप लगते थे, लेकिन हमने उनको कैपिटलाइज किया था क्योंकि उनसे इंटेंजिबल बन रहा था। तो पायलट प्लांट तो देखने में टेंजेबल है, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक इंटेंजिबल में जाएगा। तो पायलट प्लांट असल में बन के एंड पे स्क्रैप हो जाता होता है, इसलिए पायलट प्लांट के खर्चे को हम पीपी में नहीं डालते। अब 2 साल जो इसके ऑपरेट होने का खर्चा होगा, इसकी सारी जब इसकी कॉस्ट होगी, सारी इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होगी। अगर जर्नल एंट्री लिखनी है तो लिख लें, हमें तो उसने एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है। ये तो 2 साल पायलट प्लांट इस्तेमाल ही होते रहने। जर्नल एंट्री लिख लें, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, इन पायलट प्लांट का बनाने पे जितना खर्चा आया, पायलट प्लांट के चलाने पे, ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर
17. इसे रेशियोज छोटा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है, इसने छोटा टॉपिक निकाल के बड़ा टॉपिक डाल दिया। चलें, तो एंट्री होगी इनटेंजिबल डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस, कैश क्रेडिट। कितने से? हाँ, 15 से। बहरहाल थ्योरी का सवाल एक्सप्लेन लिखें जी, शुरू करें। क्राइटेरिया में ना हो तो ये भी एक्सपेंस में जाएगा, पायलट ये भी एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन वैसे आमतौर पे मैं आपको बताऊं, पायलट प्लांट बनाने तक लोग जो है ना, फिर वो आमतौर पे कोशिश करते हैं कि क्राइटेरिया मेट हो तो इस फेज में जाएं पायलट प्लांट, वरना इतने खर्चा क्यों करें लोग। आमतौर पे टूल जिग्स तो बनाते रहते हैं, लेकिन पायलट प्लांट, लेकिन आपकी बात ठीक है, क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो। हाँ, कुछ लिखवाया? अभी तक नहीं लिखवाया, लिखें। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन यकम जनवरी 21। So from this date, the recording criteria for capitalization of internally generated intangible was met on January 2021. So from this date, we will start capitalizing so from this date we will start capitalizing जी वो कोई गाड़ी करवा लेना the development costs. We will start capitalizing the development costs. इसको इस तरह लिख दें, पहले 1 मिनट जरा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद। सॉरी, किधर रह गया ऊपर का? ये बंद हो रहा है भाई बार बार। कोई नहीं, ये वन नोट। अच्छा, अब आप लिख के क्या आएंगे, पहले जरा देख लें। The design, construction and operational cost of a pilot plant is an example of development activity under IS 38. So, the design cost and construction cost and operational cost of 3, 7 and 5 million respectively will all be capitalized as an intangible work in progress. काफी लिखें। The design, construction and operation of pilot plant is an example of a development activity therefore rupees 3 million, 7 million and 5 million will all be capitalized as intangible work in progress.
डन, बस और तो अब मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है इसमें, आगे चलें। वैसे अगर ज्यादा डिटेल में लिखना था तो ये लिख देते कि द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन फर्स्ट 3 months will be capitalized, and further the 5 million incurred as an operational cost onwards will also be capitalized, यानी अरसा अगर साथ लिखना था तो। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ऑन यकम मार्च 2021 एल एक्वायर्ड अ पेटेंट विद एन इंडेफिनिट लाइफ। एल ने एक पेटेंट एक्वायर किया विद एन इंडेफिनिट लाइफ। अच्छा सॉरी, एक चीज रहेगी, क्या ईयर एंड के ऊपर क्या डिस्कशन होती है? अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की, और ये क्या है? डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। तो 3 चीजों को मस्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। किस किस को? परचेज गुडविल को, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को, और इंटेंजिबल हैविंग। तो ये बात जरा लिखते हैं। एट ईयर एंड as it is intangible work in progress, at year end as it is intangible work in progress, so it will be tested for impairment by comparing the carrying amount with the recoverable amount. आगे चलें। और यकम मार्च 2021, हमारा साल खत्म होने से 10 महीने पहले, शुरू होने के 2 महीने बाद, AL acquired a patent with an indefinite life in exchange of its old equipment, exchange of assets in exchange or and a cash consideration of 25 million। क्या लिया, क्या आया? पेटेंट। क्या गया? इक्विपमेंट और कैश। कितना? 25। द फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड इक्विपमेंट वाज 57 एंड ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज पे द इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 30 million। दरी जाने वाली चीज की कैरिंग वैल्यू दी हुई है। इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 30 million। AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange, और फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे खासे कैश फ्लोज चेंज होंगे इसकी वजह से। AL incurred 2 million for transferring that title। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। अच्छा, ये हमें इंशाल्लाह ना कल की क्लास में फ्रेश माइंड के साथ पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के अंदर रूल क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में असल में रूल ये होता है, ये मैं आपको पेज 1026 पे पढ़ाऊंगा। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन, बताएं जी, को क्वेश्चन ना पढ़े, मैंने नीचे वर्किंग की है वो देखें। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, बता दें। इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? 35, और पेटेंट की? If fair value of both is given, then the cost of new asset will be fair value of old plus cash. So, how I will calculate the cost? However, what is the name of new? Patent। भाई उससे को अच्छा, ये इसका मसला नहीं, बंद हो रहा है। So, what is the cost of new? Sorry, what is the name of new? Patent, the name of new. What is the name of new asset? Patent. Patent. It is a new asset. If fair value, ये पेज 1026 है, लेकिन आज के नोट्स में मैं नहीं डालूंगा, बस ऐसे आपको बता रहा हूं। If fair value of both assets is given, then cost of new will be fair value of old plus cash. So what is the fair value of old?
35 प्लस कैश इज 25 भाई उसे so the fair value of hold is 35 plus cash is equal to 60. So what is the theme behind the standard is कि स्टैंडर्ड ये चाहता है कि जब आप कोई चीज खरीदें ना तो ये मत देखें वो कितने की है, ये देखें आपने कितने की ली। ये बेसिक थीम है। आपके तो दिल में आ रहा है ना कि ये मैंने नई चीज ली है तो ये 57 की बाजार में 57 पे रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन ज्यादा डीप डाउन ज्यादा लॉजिकल बात क्या है, आपको कितने की मिली है वो प्राइस है। अगर ज्यादा अकल ना लगाएं तो दिल कहता है कि नई चीज मैंने 57 वाली खरीदी है तो 57 पे रिकॉर्ड करूं, मेरी अकल ये कहती है। बाजार में एक चीज जो है वो मोबाइल 1 लाख रुपए का तो मैं 1 लाख रुपए पे रिकॉर्ड कर लूं, स्टैंडर्ड कहता है नहीं 1 लाख पे रिकॉर्ड ना करो, बताओ कितने का लिया है। समझ आ गई बात? तो लिया कैसे? एक्सचेंज के जरिए लिया, खाली पैसे दे के लिया। खाली पैसे दे के लेता फिर शायद 57 का ही मिलता ये पेटेंट। अभी मैंने कुछ एसेट दिए हैं और कुछ पैसे दिए हैं, तो फिर क्या करेंगे? जाने वाले एसेट को तो छोड़े, आने वाले एसेट को किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे? बोले ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। दिस एक्सचेंज हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस एंड फ्यूचर कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। ये लाइन मैंने आपको कल पढ़वानी है। Therefore, the exchange should be recorded at fair value. As fair value of both is given, as fair value of the exchange should be recorded at fair value of the equipment given. So the patent should be recorded at 60 million. That is sum of, बोले, sum of fair value of equipment given up and further cost of 2 million जो ट्रांसफर कराने की है उसको भी आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। अच्छा, ये पिछले सवाल में उसने लिखा हुआ था, इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। अमोर्टाइजेशन विल बिगिन वंस द डेवलपमेंट एंड्स एंड कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। इससे ज़्यादा अच्छी लाइन हमने लिखी थी कि अमोर्टाइजेशन हमने लिखा था चार्ज करनी नहीं, ये तो लिखा भी नहीं हमने अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करनी, हमने लिखा था कि इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो क्योंकि ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है। तो आई के अपने ये लाइन लिखी हुई है, इसकी बेहतर वो लाइन है जो मैंने आपको बता दी थी। बहरहाल चलिए अभी हमारे सवाल में लिखें। इसमें वो लिख गया, देखें इसमें वो इनडेफिनेट लाइफ थी, इसमें इसको याद आ गई है ये बात, पेटेंट विल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली, क्योंकि लाइफ क्या है? इनडेफिनेट। इसमें वो लिख गया। अच्छा लिखें जी, एज द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन, so the new asset will be recorded at a cost equal to, so the new asset will be recorded at a cost equal to fair value of old asset, that is equipment, plus any cash paid. So the cost is now कितने जमा कितने? 35 plus 25. So the cost is now 35 plus 25 is equal to 60 million. Further, बोले फर्दर, ये जो है ना आपका क्या कहते हैं पेटेंट, ये एक्वायर्ड है। अब यकम मार्च से अमोर्टाइज करना था अगर इसकी फाइनाइट लाइफ होती। ये एक्वायर्ड है, ये कोई एक्सचेंज नहीं है, सॉरी ये कोई इंटरनली जनरेट नहीं है कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको तो अमोर्टाइज भी करना होता है। तो लिखें नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज्ड
बिकॉज इट हैज इनडेफिनेट लाइफ। अच्छा, वो लिख लिया था, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी 2 डालनी है अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो मैं वो लिखवाने लगा था, मादरत, ये बीच में कहां से बात आ गई। नो अमोर्टाइजेशन वाली लाइन को काटे पहले। फर्दर cost of transferring title will be capitalized as well. So total cost will be rupees 62 million. No amortization will be charged as it has क्या indefinite के आगे क्या लफ्ज लिखा हुआ है उसने, लाइफ, as it is indefinite life. However, it will be tested for impairment annually. आगे चलें। Point number 3. On यकम जून 2021 हो गया ना वो पूरा बस। अच्छा, अब चीज क्या पता चली, अब मुझे रूल बता दें पहले। मैं बाजार में गया, मैंने 1 लाख रुपए वाला मोबाइल पसंद किया। अच्छा, ये तो इररिलेवेंट है ना, कि इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या है। अगर इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आपने लेनी है तो फिर इक्विपमेंट की बुक वैल्यू लेके उसका गेन लॉस निकालना होगा। उस डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिस्कशन इंटेंजिबल्स की चल रही है, डेट इज एनफ। पुराने का गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, एंट्री करनी भी तो कल कर लेंगे। ऑन यकम जून 2021 द गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू एल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा भाई, जब न्यूमेरिकल आ जाता है ना तो 2 चॉइसेस में से एक चॉइस हमें लेनी पड़ती है अजम्पशन की साइड पे, या फिर अगर न्यूमेरिकल के ज़्यादा मार्क्स है तो दोनों साइड्स भी डिस्कस करके आ सकते हैं, या सवाल कह रहा हो दोनों एंट्रीज कर दें तो दोनों एंट्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन जब थ्योरी का सवाल हो ना तो और हमारे पास चॉइसेस हों तो फिर दोनों चॉइसेस डिस्कस करके आया करें। ये जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट में एसेट मिलते हैं ना, ये अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट में आपको एसेट मिलते हैं ना, इसमें आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। या आप इसको रिकॉर्ड करें एट फेयर वैल्यू, रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू, और रिकॉर्ड एट नॉमिनल प्राइस पेड, क्योंकि जो भी हल्के फुल्के आपने पैसे पे किए हैं बहुत ही सस्ता गवर्नमेंट ने दिया आपको, या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें या नॉमिनल प्राइस पे। इसमें 2 चॉइसेस हैं। यकम जून द गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू एल फ्री ऑफ कॉस्ट to import raw material up to 10 tons from international market for its intended use. The license is non-transferable. The license is, there are no further conditions attached by the government. Government ने और कोई conditions attach नहीं की. The fair value of this license is 50 million. तो लिखें, if we receive an intangible under the government grant, then we have 2 choices. Either we can record it at fair value, or we can record it at nominal amount paid.
if it is recorded at fair value, then गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी टेकन टू P&L. लेके जाते थे गवर्नमेंट ग्रांट को ऐसा ऐसा P&L में, एंड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी टेकन टू P&L कितने अरसे में? ओवर द लाइफ ऑफ लाइसेंस. अच्छा, नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे तो कितने रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे? कितने पे किए हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फिर कितने रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, 0 रुपए पे नहीं. फिर अगर आपने नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है ना, तो फिर लोग कहते हैं कि 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर दें, यानी कि इंटेंजिबल डेबिट 1 रुपया. अब कैश क्रेडिट तो 1 रुपया नहीं, 1 रुपया फकीर को दे दिए दराज से निकाल के, अगर बहुत ही आप ज्यादा एंट्री टैली करनी है. 1-2 रुपए से क्या फर्क पड़ता है एंट्री आउट हो जाए तो फिर इंटेंजिबल लोग 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि बैलेंस शीट के फेस पे नजर आता रहे ये इंटेंजिबल है. तो नॉमिनल अमाउंट पे जो लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फिर वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज लें तो 1 रुपए पे रिकॉर्ड करते हैं, वरना 10-15 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना भी गवर्नमेंट ने दिया. लेकिन एक बात जरूर लिख के आए, वी शुड सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी. वी शुड चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी या सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी. जब पहली दफा ऑप्शन आती है तो सेलेक्ट करनी होती है. वी शुड सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी एट इनिशियल रिकॉग्निशन and will apply this, बोले, consistently. हो गया? चलें. अच्छा जी, ठीक है, बस करें. वो IS-21 का एक MCQ था, वो जो आखिरी वाला था, वो कल मुझे याद भी नहीं करवाया आप लोगों ने, मुझे भी नहीं याद रहा. ये जरा करें, ये वाला IS-21 का MCQ, पेज नंबर 426 ऑफ बुक. A Pakistan based company placed an order for an inventory on Jacom February 2025. ऑर्डर देने से कुछ होता है? ऑर्डर देने से तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो ऑर्डर दिया है. A Pakistan based company placed an order for an inventory of item on Jacom February 2025 to its USA supplier. The inventory was received on 31 March 2025. The company made the following payments. ऑर्डर डेट पे पेमेंट हुई थी $0.4 की, 31 मार्च को $0.5 की पेमेंट हुई और 15 जुलाई को $0.5 की पेमेंट हुई. जी, टेल माय डियर, व्हाट इज दिस टोटल? 1.4. भाई एक मिनट सर, इधर देखो पहले. टोटल पेमेंट कितनी हुई? $1.4 की. बस नोट्स ना निकालो, बस समझ लो, छोड़ो. $1.4 की पेमेंट हुई. डन. अब इस सवाल में, इस अटेम्प्ट में मसला यह था कि एक्सचेंज रेट मिसिंग था. एक्सचेंज रेट मिसिंग था. मुझे ये बताएं कि अगर $0.4 इस दिन 96 मिलियन के थे, तो फिर $1 कितने रुपीस का था? जरा कैलकुलेटर पकड़ के बताएं. मुझे बताएं मैंने क्या किया होगा. मैंने ऐसे किया होगा कि मैंने 0.4 मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का रेट करके 96 निकाला होगा ना. इसी तरह करते थे ना. $0.4 जरब डॉलर इतने रुपए का है तो 96 मिलियन पाक रुपीस बन गए. बताएं जरा आप, इस तरह रिवर्स वर्किंग आप करें कि $0.4 जरब $1 फर्ज करें 300 रुपए का होता था तो हम 96 निकालते थे, लेकिन आज 300 रुपए नहीं, ये मिसिंग है. अब 96 डिवाइडेड बाय 0.4 करें, 240. तो $1 कितने का है? ये एडवांस जब हमने पे किया तब है. अच्छा,
125 डिवाइडेड बाय 0.5 250। ओ भाई अगले वाला ना निकालिएगा, क्योंकि सवाल ने इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी है, पेमेंट के वक्त गेन लॉस नहीं पूछा। अगले वाला ना निकालिएगा, मुझे ये सारी मेहनत करके। अच्छा चलिए मैं अगले वाला भी निकालता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अगले वाला निकालें, 264। अब 3 डेट्स आ गई। यकम फेब को डॉलर कितने के? 240 का। 31 मार्च को 250 का, और 15 जुलाई को 264। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब अगर आपने सवाल सॉल्व करने तो यू कैन स्किप दिस। अब सवाल नॉर्मल सॉल्व करें जैसे हम क्लासों में किया करते थे। अब पहली एंट्री करें यकम फेब को, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट कितना। सवाल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें ना, मैं सवाल को नॉर्मल पैटर्न पे ले आया हूं। इंटू 240, वो 96 आ गया, उसने दिया हुआ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इन्वेंट्री डेबिट एडवांस पूरा 96 से, कैश सबर 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 तसल्ली, कोई जल्दी नहीं, 0.5 इंटू, और पेबल 0.5 इंटू। एक्सेलेंट। ये रेट फ्यूचर का नहीं उठाना, क्योंकि मुझे क्या पता है 31 मार्च को खड़े होकर कि जुलाई में रेट क्या होना है जी। बैलेंसिंग 346 इसी तरह किया था आप लोगों ने घर में। थोड़ा सा शायद पता नहीं टफ लगा हो किसी को। चलें, सलाम। कल परसों तरसों चौथ